नमस्कार सभी प्रशिक्षुओं को। गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। अब यह सेशन डेली चलाया जाएगा आपका। शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आने वाली है और हमारे प्रशिक्षुओं से विनम्र विनती है कि आप सभी लोग अपने फैमिली का ध्यान दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें इस पूरे लेक्चर को कि आपका दिल जब तक ना माने तब तक शेयर करें भाई। अपने भाई को, अपने बहन को हर जगह शेयर करें, ठीक है। हम लोग, यह पहला लेक्चर नहीं है ज्योग्राफी का, क्योंकि आपको पता है कि चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे आपके शिक्षक भर्ती हो, चाहे बीईओ का हो, चाहे किसी भी स्टेट का टिट के लेवल का एग्जाम हो, आपके इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंडियन ज्योग्राफी का मैप के माध्यम से 17वां लेक्चर है। हमने 4 चैप्टर क्लोज कर लिया है। इस तरह 85 वीडियो आएंगे, पूरा पैकेज होगा ज्योग्राफी का। आप बेहतरीन तरीके से सीखेंगे ज्योग्राफी और पॉलिटी। विशेष रूप पर अब हम लोग इस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि सीडीपी के लेक्चर जितने अमूमन आने थे उतने आ चुके हैं। मैथ के भी लगभग सारे क्लास खत्म हो गए, एक भी सेक्शन नहीं बचा है। और प्लस हिंदी की बात करें, हिंदी विधिवत खत्म करा दिया गया है। आप लोग देख लें, लेक्चर पढ़ा हुआ है सारा का सारा, प्लेलिस्ट में आए, हर एक लेक्चर मिल जाएगा। साइंस का वह सारे के सारे लेक्चर करा दिए गए जो आपके सुपर टेट के लिए आएंगे। 26 टेस्ट हैं, आप कर सकते हैं वहाँ से, और अनेक बहुत सारे हैं। तो यह सेशन जो होगा ज्योग्राफी का होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में सब कुछ जानेंगे, ए टू जेड जानेंगे, और उस ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग कुछ तोड़ तोड़ के भाग जानेंगे। जैसे कि यह सेशन अगर कभी भी आप देखें तो यह नहीं देखें कि मात्र क्वेश्चन के माध्यम से, या फिर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, नहीं, आप बेसिक क्लास कर रहे हैं। एक तरह से बुक का पूरा निचोड़ है यह, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो हम मैप के माध्यम से जितना संभव स्थिति होगी वो इतना अच्छे से मैप बनाकर आपको सारी चीज़ें हम रिप्रेजेंट करके इसमें बताएंगे कहाँ पर कौन सा चीज़ है। तो आप शुरू से वीडियो देखेंगे, ज़्यादा क्लियरली होगा। और आज हम लोग सिर्फ नदी से रिलेटेड, नदी का उद्गम स्थान और जहाँ पे वह स्थगन होती है वहाँ तक जाएंगे, और जहाँ पे वो जाके समुद्र मिल जाती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम ये जान लें कि सारी चीज़ें कैसे हैं, थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें क्या क्या अभी तक पढ़ लिए हैं, अगर हम बात करें सबसे ऊपर यहाँ पर आपका ट्रांस हिमालय, भाई यह पूरा का पूरा इलाका ट्रांस हिमालय का है। और यह पूरा का पूरा अगर बात करें तो आपका लघु हिमालय है, लघु हिमालय सॉरी महान हिमालय से हम बोलते हैं बृहत हिमालय, महान हिमालय है। फिर इसके बाद नीचे लघु हिमालय है, दूसरा पाद। तीसरा जो नीचे गया है ऐसे यहाँ से लगभग यह यहाँ से गया है, मतलब यहाँ से भाई यह आपका नेपाल बॉर्डर है, जिसपे महाभारत वगैरह चोटियाँ पाई जाती हैं, है ना। तो यह शिवालिक हिमालय गया है, इसे पाद हिमालय के नाम से जानते हैं। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है हमने डिस्कस कर लिया है। जो हिमालय का विस्तार है वह नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत वाले भाग में पड़ता है, वहां तक है। यह बातें हमने कर लिया है। जो कि बृहत हिमालय है, जो आपका महान हिमालय के नाम से जाना जाता है भाई, उस पर देखिए महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है, और बृहत हिमालय पर ही बहुत ही लंबी लंबी चोटियां हैं। अगर बात कर लें पूरे हिमालय पर लगभग 6000 की एवरेस्ट की चोटियां पाई जाती हैं। और हिमालय की चोटी जो एवरेस्ट है, जिसे हम लोग एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, पूरे विश्व के या फिर पूरे कॉन्टिनेंट में अगर मिलाकर देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी वही है हमारी, 8848 मीटर की ऊंचाई रखता है, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने चर्चा कर ली हैं। आप लोग पिछला वीडियो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें, अगर चाहते हैं एक भी नंबर कहीं से भी ज्योग्राफी में न कटे तो, ठीक है भाई। अब अगर बात करेंगे बृहत हिमालय पर क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है, महान हिमालय पर तो बहुत सारी चोटियां हमने पढ़ा है। अगर बात कर लेंगे क्रम से, तो जैसे कि बात करें भाई बंदरपूछ पड़ जाता है हमारा उत्तराखंड में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नंदा देवी, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी चोटियां हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे इस वाले इलाके में तो आपको पता है मसालू है, एवरेस्ट है, फिर मकालू है, फिर कंचनजंगा पड़ जाता है यहाँ पर। फिर यहाँ पे चलेंगे तो हमारा बहुत सारी चोटियां हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश में क्या डफला करके है, डफला मिरी और मिसमी, यह चोटियां पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में भाई। इसके बाद नीचे जब ऐसे झुकता हिमालय ना, पूरा का पूरा ऐसे झुकता है, तो यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है द्वीप है, वह हमारे हिमालय का ही पार्ट है। तो कभी काल के आपसे पूछ लेता है कि जो यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है वह किसका भाग है, वह कोई द्वीप है या फिर मूंगे से बना हुआ कोई चट्टान है। मूंगा क्या होता है हमने पढ़ रखा है। आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी बातें बताई जाएंगी वो पिछले क्लास में डिस्कस हुआ रहेगा, वही बातें यहाँ पर बताई जाएंगी। अन्यथा नया चीज़ जो बताया जाएगा उसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में
एक मिनट सॉरी, अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार हमारा कोई भी मूंगे के द्वारा चट्टान या फिर मूंगे से द्वारा निर्मित चट्टान नहीं है, वो एक तरह से हमारे हिमालय का ही कटा फटा रूप है, ठीक है ना। तो आप जरूर देख लीजिएगा भाई, ये सारी बातें हमने चर्चा कर रखी है। अब हम आज भी बात करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम, पूरे अपवाह तंत्र की बात करेंगे। नदियां थोड़ी सी विशेष जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि सिंधु नदी, यहाँ पर हमारा मानसरोवर का झील है भाई, यहाँ मानसरोवर हमारा स्थित है, जहाँ पर कैलाश पर्वत स्थित है भाई। यहीं से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक तो इस प्रकार से आ जाती है जिसे सिंधु नदी बोलते हैं, और एक यहीं से निकलती है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इधर चली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में भाई? इसे ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है, इसे हम लोग दिहांग या फिर दिवांग नाम से जानते हैं। फिर जैसे ही यह हमारा असम में आता है, असम में माजुली द्वीप का निर्माण करता है। माजुली द्वीप जो कि किसी नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है पूरे विश्व में, जो कि कहाँ पे स्थित है? हमारे असम में स्थित है। असम में एक जिला है माजुली नाम का। अब वहाँ से यह स्थित है, वहाँ से यह आती है नदी और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में गिरती है। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, छोटी बड़ी। सबसे बड़ी नदी इससे गंगा मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कराती है, जिसे हम बोला जाता है पद्मा। दोनों के संगम को पद्मा बोला जाता है। इतनी बातें अगर हो गई हों तो अब देखिएगा ध्यान से। इसके बाद एक सतलज नदी भी इसी जगह से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से होती हुई इधर आती है भाई। ये चली जाती है कहाँ पर भाई? पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान के मिठानकोट में पंचनद है का सिस्टम है। हमारी जो ये सतलज नदी है, सतलज नदी में 4 नदियां अन्य मिलती हैं। जैसे बात करें, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पे सिंधु नदी है, यह सिंधु नदी है, यह सिंधु नदी का जो अपवाह है अभी हम बताते हैं, अपवाह तंत्र, कोई घबराने की बात नहीं भाई। यह मान के चलते हैं, यहाँ पर क्या है? मिठानकोट है पाकिस्तान का। यह हमारा डॉगी है, हमारा बच्चा है, जो हमारा छोटा सा मुन्ना सा बच्चा था, वो इस साइड है। अब यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पर सिंधु नदी है, सिंधु के बाद झेलम नदी बहती है। वही झेलम की पुरानी नाम क्या है भाई? झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता नदी। हाइडेस्पीस की लड़ाई याद रखिए, सिकंदर और पोरस महाराज की। झेलम के बाद चिनाब नदी तो खैर इधर से निकलती है कहीं, यहाँ से बता रहे हैं, अभी सब कुछ बताएंगे। चिनाब नदी सतलज नदी में आके मिलती है, सतलज नदी में आके मिलती है इस प्रकार से। और बोला जाता है सतलज नदी चिनाब नदी में मिलती है। हम सब कुछ बताएंगे, यहाँ पे लिखे हैं, सबकी लंबाई भी लिखे हुए हैं, सबका उद्गम स्थान भी लिखे हुए हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस नज़र से, एग्जाम की दृष्टि से। पीटी तो कहीं नहीं जाएगा, कोई भी एग्जाम में बैठेगा पीटी फोड़ के आएंगे आप, ठीक है भाई। यह सिंधु, झेलम, चिनाब, इसके बाद रावी जो है, रावी कहाँ पे जाके मिलेगी भाई? रावी चिनाब में आके मिलती है। देखिए, रावी नदी चिनाब में आके मिलती है। रावी के बाद क्या आता है भाई? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। जो व्यास नदी है भाई, वो जो व्यास नदी ये सतलज में आके मिलती है, यहीं पर आगे ही मिल जाता है सतलज में, पंजाब में। अब ये 5 नदियां 1 2 3 4 5, यानी सिंधु के बाद झेलम, एक क्रम से भी पूछा जाता है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, यह ऐसे क्रम से बनती हैं। आज इसी तंत्र के बारे में बात करेंगे हम। अब ऐसा नहीं कि सिंधु नदी में केवल बाएं तट से ही नदियां मिलती हैं, नहीं, इससे दाएं तरफ से बहुत सारी नदियां मिलती हैं, जैसे कुर्रम है, द्रास है, गोमल है, श्योक नदी है, फिर सिंगार नदी है, इधर से आती है, गिलगिट नदी है भाई, गिलगिट है, गोमल है, ये सारी नदियां मिलती हैं दाएं तट से। और यह 5 नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाएं तट से मिलती है। इन 5 नदियों को लेकर एक तरह से हम आते हैं अपने मुद्दे पर, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इन 5 नदियों को लेकर एक भाई साइन हुआ था, आपको पता है, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता में यह कहा गया था कि यह ऊपर की 3 नदियां का जो पानी है यह पाकिस्तान यूज करेगा 80% और भारत यूज करेगा 20%। तो भारत डैम वगैरह जब बनाता है तो पाकिस्तान का कान खड़ा हो जाता है, भड़क जाता है ससुरा, और भड़कने के बाद सीधा बोलता है बचौआ, कहां पर सीधे बात करता है, चला जाता है भाई यूनाइटेड नेशन में, वहां पर मुद्दा उठाता है ना, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो छटकता है और उसके बाद कुछ तो कर नहीं सकता बाप का, तो सीधे पहुंचता है कहां पर भाई? यूनाइटेड नेशन में। तो बाद में वहां से भी हारना ही पड़ता है उसे, क्योंकि भारत का जो मुद्दा है वहां पर उसको हटाने के लिए बहुत ही काफी है, बस भारत उसमें बोल दे यही से, वही काफी है, उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है, उसको आप करंट में पढ़ते रहेंगे। तो सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी भारत यूज करता है। इसके बाद रावी, व्यास, सतलज का 80% पानी भारत और 20% पानी पाकिस्तान यूज करता है। अब एक चीज याद रखिएगा जो हम आपसे बताने वाले हैं, नदियों का देश किसे बोला जाता है? बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ी सी समझ लेंगे। नदियों का देश बांग्लादेश को बोला जाता है। नदियों का देश, यहाँ पर नदियों का पूरा जाल है,
जैसे बात करें, हमने बता रखा है पहली वीडियो में आपके, जब भौगोलिक स्थिति भारत की पढ़ाई थी, तो यहाँ पर यह हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे अगर यहाँ पर आएंगे तो नागालैंड, नागालैंड के नीचे यहाँ पर आएंगे तो मणिपुर, मणिपुर के नीचे यह मिजोरम है, मिजोरम के बाद ये त्रिपुरा है, ये हमारा जो है मेघालय है, फिर यह पूरा का पूरा असम है, और यह हमारा सिक्किम है। अब यह पूरा का पूरा यहाँ पे नदियों का जाल है, नदियों का जाल है यह पूरा का पूरा। इस वजह से बांग्लादेश को क्या बोलते हैं, नदियों का देश बोला जाता है। लेकिन नहरों के देश की बात किया जाए तो नहरों के देश से हम अपने बच्चे को जानते हैं, पाकिस्तान को जानते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये सारी की सारी जो नदियां हैं, जो नीचे की पांचों के पांचों कहाँ पे मिलती हैं पाकिस्तान में, मिठानकोट वाले स्थान में मिलती हैं। मिठानकोट एक जगह है पाकिस्तान का, वहां पे आके मिलती हैं। ये थोड़ी सी बेसिक बात रही। अभी हम आते हैं कैसे उत्थान होता है, कैसे नदियां बनती हैं, कैसे कौन सी नदी हमारी पूर्ववर्ती हैं, कौन सी नदी हमारे अनुवर्ती हैं, इस पर बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो हम बताते हैं आपको। बस लास्ट तक बने रहना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद अगर बात करें 7 पर्वतों का शहर किसे बोला जाता है, तो सबको पता होगा भाई 7 टापुओं का शहर, 7 पर्वतों का शहर, रोम को जानते हैं। एक चीज और पूछ लिया जाता है भाई आपसे कि एक चीज और पूछता है, मतलब कि कांगो देश, वनों का देश किसे कहते हैं, वनों का देश, तो कांगो को जानते हैं। कांगो गणराज्य, कांगो, कांगो अलग है, कांगो गणराज्य अलग है, जहां से हमारी भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, अफ्रीका का दोनों शहर है ना। तो ये कांगो या फिर वनों का देश के नाम से कांगो को जानते हैं। पहाड़ों का देश किसे जानते हैं भाई, पहाड़ों के देश के नाम से वही अपना पूरा पूरा भारत भाई पहाड़ों के देश के नाम से जाना जाता है। ये चीजें याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका बहुत है, पठारी इलाका बहुत ज्यादा है ना। अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पर, ध्यान से सारी बातें सुनते रहिएगा, अन्यथा एक चीज और समझ लीजिए, फिर आते हैं मुद्दे पर। कुछ नदियों का लोकेशन बता देते हैं हम आपको। जैसे बात करें हम इधर पश्चिमी, हमारा पश्चिमी तट है, ये हमारा पूर्वी तट है। पश्चिमी तट ये पूरा का पूरा है, इसके विषय पर हमने पढ़ लिया है। ये गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर गोवा है छोटू सा, फिर यहाँ पर भैया कर्नाटक है, फिर यहाँ पर केरल, फिर तमिलनाडु। आपको पता है 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय इलाके हैं हमारे, है ना। तो ये बातें आपको पता है, पहले से भी पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बात करेंगे जो हमारा झेलम, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर बात करेंगे इसके बाद कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, तो बताएंगे महाराष्ट्र की नदी है सबसे बड़ी, मतलब महाराष्ट्र के नासिक से, नासिक जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी यहाँ पे बहती हुई, इस प्रकार से बहती हुई ऐसे, यानी कि महाराष्ट्र से निकली। महाराष्ट्र से निकलने के बाद भाई आ जाता है तेलंगाना, यहाँ पे तेलंगाना पड़ता है, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था सन 2 जून 2014 में। और इसके बाद तेलंगाना के बाद सीधे आंध्र प्रदेश से होती हुई अपना डेल्टा बना लेती है पश्चिम बंगाल में गिर के, है ना, बंगाल की खाड़ी में गिर के। सही है भाई, इस चीज को याद रखना। अगर बात करें गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है, तो हम इसका ड्रेनेज सिस्टम लाएंगे एक तरह से, उसमें पढ़ेंगे। वैसे सुन लीजिए, तुंगभद्रा है, घाट प्रवाह है, इसका माल प्रवाह है, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा। इसके बाद बात करें मूसी नदी, दूध गंगा, पेन गंगा, ये सब की सब नदियां जो हैं यह गोदावरी की सहायक नदियां हैं, है ना। तो लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे नहीं तो अलग से हम वीडियो लाएंगे, इसमें अलग अलग हम नदी के बारे में विधिवत पढ़ेंगे, गहनता से अध्ययन करेंगे। इसके बाद कृष्णा नदी भाई, कृष्णा नदी ब्रह्मगिरी की चोटी से, एक मिनट, महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है। महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर की चोटी है, कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है। जैसे कि अगर बात करें गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर जाती है, सेम उसी प्रकार से कृष्णा नदी भी वह पश्चिम से पूर्व की तरफ ही बहती है, क्योंकि इधर ढाल अधिक है। ये बातें हम सब कर लिए हैं, आप देख कर आएंगे अगर पिछला वीडियो, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ पर भाई, ठीक है ना। अब यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र से निकलती है भाई। सबसे पहले उसके आगे कर्नाटक पड़ जाता है, इसमें कर्नाटक नहीं, इसमें कर्नाटक जोड़ लीजिए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश से होती हुई वह अपना डेल्टा बना लेती है इस तरह से, यह बंगाल की खाड़ी में भाई, ठीक है। अब अगर कृष्णा नदी की बात करें, कृष्णा नदी का भाई सहायक नदी कौन सी है, उसके विषय में भी हम बात कर लेंगे जब इसका ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाएंगे। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो कावेरी नदी है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है, याद रखेंगे, यहाँ से निकलती है और वह भी अपना डेल्टा बनाती है ऐसे, यहाँ पर आके भाई बंगाल के, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। ये पूरा का पूरा इलाका पश्चिम बंगाल का खाड़ी ही तो है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल का खाड़ी कहें चाहे अरब सागर कहें, यह दोनों हिस्सा हमारा हिंद महासागर के पार्ट हैं। भारत तो धंस गया है उसमें, प्रायद्वीपी है भारत नदियों से 3 तरफ से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपी उसे ही कहते हैं जो नदियों से 3 तरफ से घिरा हुआ हो, ठीक है ना। तो यह हमारा कावेरी नदी है। गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। कावेरी के बाद केरल से वैगई नदी, गोवा से मांडवी नदी, ये सब नदियां हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी नदियां हैं। हम तो बताएं लगभग 4000 नदियां हैं हमारे भारत में, लगभग। अभी शुरू करते हैं गाथा, बस सुनते रहना भाई। यहाँ से कावेरी नदी निकली, कहाँ से भैया बता देंगे आप कि ब्रह्मगिरी की चोटी से यहाँ से निकली कावेरी नदी। अब कावेरी नदी कितने राज्यों से होकर जाती है यह पूछ लिया जाता है, तो बता देंगे भाई तमिलनाडु, कर्नाटक से निकली रही है, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिर्फ 2 राज्य आप याद रखेंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक
2 राज्य सिर्फ, ये पूछा जाता है और यहाँ पर आकर डेल्टा बनाती है। अब कावेरी की बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे बात कर ले हम कौन कौन सी हैं तो बता देंगे भाई, भवानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भवानी भाई, भवानी हो गया। और बात करें भाई अर्कावती है, इसके बाद हेमावती है, इसके बाद बहुत सारी सिम्भा है, सिम्भा करके है, सिम्भा। इस तरह बहुत सारी स्थानीय नदियां हैं जो कि कावेरी की सहायक नदी में आती हैं। अगर नीचे आएंगे तो वैगई नदी है, केरल से निकलती है, वैगई नदी केरल से निकलती है और इधर चली जाती है, ठीक है ना। बहुत सारी नदियां हैं केरल से निकलती हैं। इसमें जो वैगई नदी है इसी के किनारे मदुरई स्थित है, मदुरई आपको पता होगा, बहुत फेमस सिटी है भाई मदुरई हो गया। इसके बाद अगर बात करें तमिलनाडु से भी होके जाती है यह, है ना। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो भी वह इसी जगह स्थित है, तो इसी नदी के किनारे। तो ये सारी चीजें हैं, हम आगे बात करेंगे। अब एक ताम्रपर्णी नदी भी है, ताम्रपर्णी नदी भी बहुत पूछा जाता है, वो भी केरल से ही निकलता है, ठीक है ना। इस तरह से यह नदियों का थोड़ा सा संगम था जो हमने आपको बताया। और आपको पता है कि उड़ीसा में महानदी और मयूराक्षी नदी, पश्चिम बंगाल में, ये सारी नदी आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई, देखना। सबसे पहले आपको इसको समझने के लिए हिमालय की उत्पत्ति भी जानना जरूरी है। हिमालय की उत्पत्ति अगर नहीं देखें तो आप देख लेंगे, जाहिर सी बात है भाई। देखिए, बहुत करोड़ों साल की बात है कि हमारे जो यह पूरा का पूरा भारत है, ये पूरा का पूरा भारत है, भारत का यह वाला हिस्सा कर्क रेखा के अमूमन मान सकते हैं, कर्क रेखा के नीचे वाली रेखा हिस्सा जो है ये गोंडवाना के नाम से जाना जाता था, और इसके ऊपर वाला हिस्सा अंगारा के नाम से जाना जाता है भाई, अंगारा लैंड, और नीचे गोंडवाना लैंड के नाम से। अंगारा लैंड के पहले, मतलब कि करोड़ों वर्ष पहले की बात करें तो यहाँ पर यह सारी हिस्सा नहीं था भारत का, यह सारा हिस्सा नहीं था। भारत एक तरह से अफ्रीका का भाग था। अंटार्कटिका नीचे देख रहे हैं, वहां पे सटा हुआ था पूरा का पूरा, यह भारतीय लैंड है, मतलब भारतीय भूमि है, एक तरह से कर दिए भारतीय इंडियन प्लेट इसे कहा जाता है। और ये प्लेट बहुत सारे हैं, हम बड़े प्लेट की बात करें तो 9 प्लेट हैं बड़े बड़े, हमने सारा डिस्कस कर लिया है भाई, आप देख लीजिए। अगर अपवाह की राय से बात करेंगे तो बहुत पहले यह गोंडवाना लैंड और यह अंगारा लैंड, बीच में 33 सागर हुआ करता था। तो आज जो नदियां पहले से बह रही हैं और आज भी वो निरंतर बह रही हैं, तो उसे बोला जाता है, उसे क्या बोलेंगे भाई, उसे पूर्ववर्ती नदियां बोलेंगे। पूर्ववर्ती नदियां में 3 बहुत मेजर में आती हैं, सिंधु, सतलज और इधर भाई इधर आ जाता है आपका क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। अब यह सिंधु नदी इधर चली जाती है, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में चली जाती है। पाकिस्तान में नहरों का जाल वाला देश कहा जाता है पाकिस्तान को भाई, याद रखेंगे। और यह सतलज नदी है, सतलज नदी को कहीं जैसे राजस्थान में सतलज नदी को ही सरस्वती नदी के नाम से बहुत जगह इसको जाना जाता है ना। तो यह सरस्वती नदी नहीं है, खैर कहीं कहीं जाना जाता है सरस्वती नदी आज भी जमीन के अंदर है, सतलज के रूप में देखा जाता है उसे, ठीक है ना। यह कहीं कहीं होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद अगर बात करें यह गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड से बहुत सारी नदियां, अगर इधर से बात करेंगे तो जैसे कि बात करें भाई, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज तो पहले थे नहीं, मतलब कि थे तो हमें पता नहीं था सारी चीजें, वो तो बाद में पता चला भाई। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये सारी नदियां थी जो कि 33 सागर में अपना मलबा लेके आके गिरा रही थी। मुलायम पत्थर हो गए, बहुत बड़े बड़े गिट्टे हो गए, आपको पता होगा जो बालू वगैरह घर बनाने में यूज होता है, उजला वाला बालू और लाल बालू, पत्थर हो गए, कीमती पत्थर हो गए, ये सब 33 सागर में लाके भरती रही। करोड़ों अरबों साल तक ये चलता रहा प्रोसेस, बहुत दिनों तक चलता रहा। और ऐसी बात नहीं इधर से नदियां नहीं थी, इधर से भी बहुत सारी नदियां थी। इधर से बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी नदियां थी। आपको पता होगा सोन एक ऐसी नदी मात्र है जो कि गंगा नदी में दक्षिण से जाके मिलती है, पूरी सीधी दक्षिण से होकर मिलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के जो यह वाला पठार वाला इलाका है वहां से, वहीं से आपका ताप्ती और नर्मदा नदी भी निकलती है। नर्मदा नदी यहाँ पे इधर जाती है, गुजरात में होती हुई, और भाई महाराष्ट्र में भी होती है। इसके बाद आपका पता है कि ताप्ती नदी भी इधर ही जाती है भाई। इधर विंध्याचल श्रेणी है, नीचे आएंगे तो नर्मदा नदी, फिर नीचे आएंगे तो आपका सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी। इस तरह से है सारा का सारा सिस्टम, पढ़ाएंगे, हर एक चीज पढ़ाएंगे, घबराना मत। वैसे पहाड़ वाला चैप्टर आप देख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यह सारी नदियां मलबा ला के भरती गई। 33 सागर उथला होता चला गया, गहरा होता चला गया, इतना ज्यादा गहरा हुआ कि मतलब एक तरह से उसमें मलबे भरते चले गए। अब वह एक तरह से मोड़ लेने लगा, वलय होने लगा उसमें। अब वलय का ही नतीजा निकला कि बाद में जाकर वलयन के कारण हमारा करोड़ों साल यह वलयन होता रहा। जो ज्यादा डेंसिटी वाली भूमि थी, जो ज्यादा डेंसिटी वाला पार्ट था गोंडवाना, और इसमें से कहा जाता है गोंडवाना ज्यादा डेंसिटी वाला था, जो कि अंगारा लैंड के नीचे से धंस गया।
अब वो हजारों लाखों साल तक पूरा का पूरा मलबा बनता गया। अब बाद में वो उठता है किसके रूप में? महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के नाम से जिसे जाना जाता है, सबसे ऊपरी हिस्सा। अब यहीं से बहुत सारी नदियां आती थी, जो नदियां इससे पहले बहती थी। जैसे बात करें कौन कौन सी नदियां, तो सिंधु नदी, सतलज नदी और यह ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियां बहुत पहले से निरंतर आज तक बहती रही हैं और आज भी बहती हैं, क्योंकि इनके लिए चाहे जो भी चट्टान आ जाए, सारी चट्टान को काट कर ये आज भी निरंतर बह रही हैं। तो ऐसी नदियां जो निरंतर पहले भी बढ़ती थी, आज भी बह रही हैं अपनी जगह पर ही, ऐसी नदियों को कहा जाता है क्या भाई? पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। अब वही नदियां हिमालय पर, हिमालय के ऊपरी वाले पोर्शन पर यह निर्माण कर देती हैं हिमनद का निर्माण करती हैं। और उसी हिमनद से जो नदियां बाद में बहने लगी, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, अगर बहुत सारी नदियां की बात करें, गंडक उंडक जो बहती है ना, ये सब की सब, जैसे ताप्ती, काली, तीस्ता, ये सब सारी नदियां, समझ रहे हैं ना? काली तीस्ता, ताप्ती नहीं, काली तीस्ता नदी जो यहां से होके काली, आपको पता है शारदा नदी के भी नाम से जाना जाता है नेपाल में। तो ये सारी नदियां जो हैं बाद में बहना स्टार्ट हुई, जो कि ग्लेशियर से निकलने लगी, और ग्लेशियर में घाटी का निर्माण किया गया। जैसे बात करें सबसे गहरा घाटी सिंधु गार्ज का निर्माण करती हैं सारी नदियां, क्योंकि निरंतर बहती गई। और यह नदी जब इधर गिरी या फिर कहीं भी गिरी तो गार्ज का निर्माण करी। जैसे बात करें सिंधु गार्ज, जो कहां पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि सिंधु द्वारा बनाया गया है। गार्ज क्या होता है अभी बताते हैं। इसके बाद सिपकिला गार्ज की बात करें तो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश में भाई सतलज नदी द्वारा बनाया जाता है। भाई हिमाचल प्रदेश में सतलज द्वारा बनाया जाता है सिपकिला गार्ज। सिपकिला दर्रा भी है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा भी है हिमाचल प्रदेश में। दर्रों का वीडियो हमने बना दिया है, लेक्चर मिल जाएगा आपको, इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बनाया। इसके बाद बात करेंगे तो यह ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश में भी एक तरह से यह दर्रा गार्ज बनाती है। उस गार्ज का नाम है कोरबा गार्ज। पूछा जाता है डायरेक्ट किसी न किसी एग्जाम में, मिलान करने को आ जाएगा। कोरबा गार्ज, सिंधु गार्ज, इधर नीचे आ जाएगा भाई सिपकिला गार्ज। इधर नदी लिख देगा सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर लिख देगा भाई आपका सतलज नदी। मिलान करिए, 1 नंबर ले जाइए कूट वाला। तो ऐसे ही आता है बीईओ के पेपर में, सुपर टेट के एग्जाम में। बेहतरीन तरीके से अगर नॉलेज रहेगा तभी। अब 1 रुपया 2 रुपया वाला अगर पढ़ लेंगे ना, भैया बताओ सिपकिला दर्रा कहाँ पे स्थित है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये सब सारी चीजें 1 रुपया 2 रुपये वाला है। आप देखते होंगे बहुत सारी जगह पढ़ाया जाता है कि 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी का कर लीजिए, पास हो जाइए। तो पास होने के लिए नहीं भाई, अच्छा नंबर लाइए, तब जाके मेरिट टेस्ट बनेगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो कभी नहीं बन सकता, और ना ही मशक्कत करने के बाद भी नहीं निकलेगा। पढ़ते रहिए वही चीज़, घिसी पिटी चीज़, ठीक है ना भाई। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हमें बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेगी। अब यह भारत की नदियां जो पहले से निरंतर बहती रही हैं, उन्हें बोला गया पूर्ववर्ती नदी, और वही हमारे गार्ज का निर्माण करती हैं, हमने बता दिया जो। अब भारत को नदियों का देश कहा जाता है, नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ लगभग 4000 से ज्यादा, 4000 से अधिक स्थानीय प्लस बड़ी नदियां मिला के बहती हैं, और इनके भी अपवाह तंत्र हैं। जो नदियां हिमालय से बहती हैं वो निरंतर वाहिनी हैं, सतत वाहिनी के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ भारत में 2 प्रकार के अपवाह तंत्र हैं, एक है हिमालय नदी, दूसरी है पठार नदियां, पठार की नदियां। हिमालयी नदियां हमारे हिमालय से बहने वाली सारी नदियां आती हैं, जिनमें लगभग सारे के सारे सतत वाहिनी हैं। सतत वाहिनी है क्या, लगभग क्या है ही, उसमें क्या पानी कभी खत्म नहीं होता है, निरंतर बहता रहता है, हमेशा आजीवन जन्मों जन्मांतर चलता रहता है। भाई सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया, लेकिन सिंधु नदी का अस्तित्व मिटा नहीं मिटा। ये नदियां पता नहीं कितने खून खराबे, पता नहीं कितने पुष्ट, पता नहीं कितने आत्महत्याएं, पता नहीं कितनी लड़ाइयां, पता नहीं कितनी हर मौसम से गुजरी होंगी। इसी नदी पर जो झेलम नदी, इसी जगह बितस्ता की लड़ाई लड़ी गई, झेलम राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई लड़ी गई। यही नदी सिंधु नदी है, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करता था। सिंधु घाटी के नाम से जाना गया क्योंकि उसके पास के जितने भी इलाके हैं, लगभग 4 खानों में, चौकोने रूप में, वह सारे के सारे हमारे सिंधु नदी घाटी के नाम से जाने जाते थे। तो यह नदी निरंतर नदियां हैं, सतत वाहिनी नदियां हैं हिमालय की। तो ऐसी नदियां जो सतत वाहिनी है उसे बोला गया भाई पूर्ववर्ती नदी। क्या बोला गया, पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना गया, पूर्ववर्ती, जो कि पहले से बह रही थी। अब यही पूर्ववर्ती नदियां अगर बना दी भाई क्या, हिमनद का निर्माण कर दी, बड़े बड़े बर्फ का निर्माण कर दिया, आके जम गई, तो इनसे नदियां जो निकलने लगी उन्हें बोला गया अनुवर्ती नदी, जो कि अपने कटान बिंदु को फॉलो करती गई, घाटियों से निकलने लगी। घाटियां जो बनाई गई थी बड़े बड़े पूर्ववर्ती नदियों द्वारा, वहां से निकलने लगी। ऐसे नदियों को बोला गया अनुवर्ती नदी, जैसे कि गंगा आ जाता है, यमुना आ जाता है इसमें, और गोदावरी, गंडक नहीं, गोदावरी नहीं भाई, गंडक नदियां आ जाती है इसमें, तीस्ता नदी आ जाता है, काली नदी आ जाता है, यह सब सारी नदियां आती हैं।
तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नदी अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। अनुवर्ती नदी को ही बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। अब एक बात और है, कहा जाता है जब हिमालय नदियां और पठारी नदियों में क्या अंतर है, तो ध्यान से सुन लीजिए। सतत वाहिनी होती हैं, पहली बात तो यह है, निरंतर अपना जल बरकरार रखती हैं, अगर बारिश हो चाहे ना हो, या अपना हिमनद से बर्फ से अपना जल निरंतर लेके चली जाती हैं। अब इनका काम क्या होता है पानियों का, भाई आपको पता है सिंचाई में हम लोग काम करते हैं, पीने के योग्य आता है, बांगर और खादर मिट्टियां लेके आती हैं। खादर मिट्टियां जो होती हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टियां दो प्रकार की होती हैं, एक खादर एक बांगर, हमने पढ़ लिया है मिट्टी वाले चैप्टर में, आप आकर पढ़ सकते हैं। तो खादर मिट्टियां जो हमारे यहाँ से विसर्प करती हैं, मतलब एक तरह से फैला देती हैं नदियां विसर्प करते वक्त, तो वह पूरा का पूरा क्षेत्र आपको पता होगा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, यूपी का यह वाला इलाका पूरा का पूरा, उत्तर वाला, ये पूरा का पूरा उपजाऊ है। यहाँ पर मिट्टियों की बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ पर खेती बहुत ही एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। और गेहूं की हो गई, चावल की खेती आपको पता है पश्चिम बंगाल वाले इलाके में होता है, यहाँ पर पानी की भी आवश्यकता पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और मिट्टियाँ तो खैर हैं ही, और अगर बात करें काली मिट्टी की बात करें तो लगभग बात करें काली मिट्टी तो आपके गुजरात और महाराष्ट्र वाले इलाके में पाया जाता है। पूछ लिया गया था क्ले मिट्टी कि किस राज्य में पाई जाती है, उसमें गुजरात ऑप्शन दिया था किसी एग्जाम में, तो वह गलत ऑप्शन था ना। तो इस तरह से याद रखेंगे, ये इनको निरंतर सतत वाहिनियां कहा जाता है, सतत वाहिनी नदी कहा जाता है। लेकिन यहाँ की जो नदियां हैं भाई, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यह असतत है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना असतत वाहिनी है। असतत का मतलब हो गया भाई कि यहाँ पर जो नदियां हैं उनको वर्षा हुआ तो वर्षा में ठीक ठाक बहेंगी, विसर्प करेंगी और आराम से पहुंच जाएंगी, ठीक है, आराम से पहुंच जाएंगे अपने मुहाने तक। लेकिन अगर वर्षा नहीं हुआ तो इनको विसर्प ज्यादा करने की जरूरत पड़ जाएगी, हो सकता है सूख जाएं आगे जाकर। और ये वाला पार्ट हमारा कटा छटा बहुत है, क्योंकि यहाँ से बहुत नदियां यहाँ पर जाती हैं और इधर नदियां बहुत आती हैं, क्योंकि तीव्र ढाल इधर है। हमने पढ़ा दिया भाई, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देख लें, ठीक है। जो चीजें आपको लग रही है कि सर इसको छोड़ रहे हैं, तो छोड़ नहीं रहे हैं, हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अब यह नदियां यहाँ पे जा रही भाई, अब देखना इस नदी में अगर वर्षा हुआ तो बारिश पानी भर भर के आएगा, अगर वर्षा नहीं हुआ तो नाले कहे जाते हैं। तो पूछा जाता है दक्षिण भारत की नदियां, फिर कौन सी नदियों को, भारत की नदियों को नालों की संज्ञा दी गई है, तो बता देंगे पठारी नदियों को, या फिर दक्षिण भारत की नदियां जितनी हैं उसे नालों की संख्या दी गई है, ठीक है भाई। तो गोदावरी नदी, यहाँ पर कृष्णा नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी, ताम्रपाणी नदी, है ना, इसके बाद मांडवी नदी गोवा में है। तो ये सारी नदियां हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद बात करें दूसरा, हिमनद द्वारा जलापूर्ति, वही तुमने बताया। जो हिमालय नदियां हैं क्यों निरंतर सतत वाहिनी है, क्योंकि इनको हिमनी द्वारा, मतलब हिमानी द्वारा, हिमनद द्वारा, जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे हिमनद हैं, उनसे पानी मिलता रहता है सालों साल, वर्षों वर्ष। जब तक बारिश हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर निरंतर गर्मियों में भी वही कलकलाती हुई आवाज, धुआंधार बारिश, धुआंधार कटान करती हुए नीचे आती हैं। कभी अगर उत्तराखंड में अगर चांस मिले तो जरूर आना, और जो बहुत सारे विद्यार्थी गए भी होंगे वहाँ पे, जहाँ पे ये नदियाँ बहती हैं, ड्रेनेज सिस्टम है ना, वहाँ पे खड़े हो जाइएगा 1 मिनट 2 मिनट। आपके पास अगर कोई खड़ा होकर बोलेगा तो शायद ही आपको सुनाई दे भाई। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आवाज आती रहती है, कल 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 चल चल, क्योंकि उस समय नदियाँ जो होती हैं अपने एक तरह से प्रौढ़ावस्था में होती हैं। प्रौढ़ा नहीं मतलब युवा अवस्था में, प्रौढ़ा नहीं युवा अवस्था में होती हैं। और युवा अवस्था में कितना उथल पुथल होता है, आपने सीडीपी पढ़ा होगा, कितना उथल पुथल होता है मन में, बहुत ही उथल पुथल, किधर भी भटक जाओ मतलब गल 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 आवाज नीचे आती है, कलकलाती हुई। तो इस तरह से जो नदियां होती हैं बहुत कलकलाती हुई नीचे आती हैं, इतना शोर मचाती हैं कि पूछो मत, है ना भैया। बहुत सारी नदियां होती हैं और उसके रास्ते में चाहे जो आ जाए सबको काटती पीटती घसीटती लेकर नीचे आती हैं, और मलबे वगैरह को लेकर यहाँ पे मैदानी भाग पे लाकर विसर्ग करती हैं। जैसे ही अगर कोई गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी यहाँ से निकली गंगोत्री से निकलती हुई यहाँ पे आती है, तो यहाँ पर बहुत सीधे आएगी, सीधा कटान है, सीधा एकदम बिल्कुल, कहा जाता है ना जो गार्ज बनाती है बिल्कुल सीधा बनाती हैं, इस प्रकार से गार्ज बनता है इनका, ऐसे ऐसे बनता है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो गार्ज ऐसे बनाती हैं, ऐसे बनाती हैं, मतलब कि अगर यह नदियां हैं तो सीधे गिरती हैं, ऐसे गिरेंगी ऐसे, और गड्ढ पूरा एकदम खड्ड, मतलब खड़ी गार्ज बनाएंगी, समझ रहे हैं ना, खड़ी गड्ढ बनाएंगी और सीधा का सीधा छेद देंगी वहां पर भाई, समझ रहे हैं ना। यहीं से बहुत सारी नदियां ऐसी होती हैं जो कि झरनों का निर्माण कर देती हैं, कहीं कहीं झरने देखने को मिल जाता है, आपको पता है नहीं। तो इस तरह से ये नदियां ऐसे सीधे आई, अब यहाँ पर आती हुई ऐसे विसर्ग करती हैं, अब ऐसे विसर्ग करती हैं। अब आगे आते आते इनका प्रौढ़ावस्था आ गया, युवा अवस्था से ये प्रौढ़ावस्था तक आ गई, बुढ़ापे तक आ गई। बुढ़ापे तक आने के बाद ये सीधे यहाँ पर डेल्टा बना देती हैं, लेकिन जाते जाते ये अगर मिल जाती हैं समुद्र में तो यह डेल्टा इस प्रकार से बनाती है, इसे बोला जाता है डेल्टा बनाना, इसे ही डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा जैसी आकृति दिख जाती है हमें, ऐसे फैलती हैं ऐसे। और यहाँ पर जो हमारे द्वीप हैं, जो छोटे छोटे जो राज्य हैं, उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मिट्टियाँ ऐसे छोड़ती हुई जाती हैं इसके किनारे किनारे, जो कि हमारे जिले हैं, यूपी के जो राज्य हैं उनके पास
बहुत ज़्यादा खेती होती है, उनको पानी की आवश्यकता है, फिर खेती के लिए झेलना नहीं पड़ता है पानी के लिए, उनको निरंतर पानी मिलता रहता है, उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत खतरनाक मिट्टी होती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर सोन नदी ऐसे मिलती है, फिर गंडक है, इस तरह से बहुत सारी नदियाँ, तिस्ता हैं, यहाँ पर तिस्ता है, यहाँ पर काली है, इस तरह बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं। तो गंगा वाला जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब इस तरह से बात कर लें तीव्र ढाल वाली, वही तो बताया भाई, देखिए यहाँ पे वर्षा द्वारा इसमें मिलता है। अब तीव्र ढाल की बात करें तो इसमें बहुत तीव्र ढाल होता है, जो कि गार्ज बनाती हैं, सीधा खड्डे बना देती हैं। और यह वाली जो नदियाँ होती हैं इसमें मध्यम ढाल होता है, इनको निरंतर प्रयास करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, विसर्ग करना पड़ता है, ये विसर्ग करती हुई आगे बढ़ती हैं, लास्ट में अपना मुहाना पा लेती हैं। इसके बाद बात करें गहरी ढाल वाली होती है, बिल्कुल भाई ये गहरी ढाल वाली होती है, कलकलाती हुई नीचे आती हैं, और यह उथली ढाल वाली होती हैं, पठार की नदियां, ये बात भी याद रखना। इसके बाद पूर्ववर्ती नदियां होती हैं, इसमें ज्यादातर पूर्ववर्ती नदियां ही होती हैं भाई, पूर्ववर्ती नदियों से अनुवर्ती नदी बनती है। इसके बाद बात करेंगे भाई, यह अध्यारोपित नदियां होती हैं। देखिए आप वृक्षनुमा आकृति भी बनाती हैं बहुत सारी नदियां। वृक्षनुमा आकृति का मतलब है जिसे डेंड्रेज सिस्टम बोला जाता है, डेंड्रेज सिस्टम मतलब कि मान लीजिए ये गंगा नदी ऐसे बह रही है, अब गंगा नदी में यहाँ से नदी मिली, यहाँ से नदी मिली, यहाँ से नदी मिली, यहाँ से मिली, फिर इसमें यहाँ से मिल गया, फिर यहाँ से, मतलब टहनियों का सिस्टम हो तो इसे ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। मतलब कि एक तरह से डेंड्रो सिस्टम, डेंड्रेज मतलब कि जो कि वृक्षानुमा आकृति बनाती है। एक तो समकोणी आकृति भी बनाती है नदियां बहुत सारी, जैसे कि अगर 90 डिग्री पर कोई नदी मिल रही है, ऐसे ऐसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है, तो यह बोला जाता है कि 90 डिग्री की आकृति है, फिर समकोणी स्थिति। तो यह प्रकार है नदियों का, जो मिलती है नदियां, जो कि अपवाद तंत्र के रूप में जो मिलती हैं, वह प्रकार बताता है इसका। तो इससे घबराएंगे नहीं। समकोण का मतलब कि आपको पता होगा समकोण की तरह मिले। वृक्षाकृति का मतलब बहुत तरह से झुंड बना के मिलती चली जाए, एक बड़ी नदी हो गंगा नदी, इसमें गंडक मिले, गंडक में फिर कोसी, इस तरह से मिलती चली जाए नदियां, तिस्ता मिल जाए गंडक में, ठीक है, काली नदियां इधर से काली नदियां मिल जाए, काली नदियां में बहुत सारी नदी मिल जाए, तो इस तरह की नदी हो तो उसे क्या बोला जाता है भाई, वृक्षानुमा आकृति बनाती हुई। तो ये चीजें अगर समझ में आ गई हो तो आगे देखना। यहाँ पर भाई ये मुलायम बलुआ पत्थर लाते हैं भाई, जाहिर सी बात है जितने भी पत्थर होंगे ना, पत्थर वगैरह होंगे, बड़े बड़े चट्टान होंगे, सबको काट के नीचे लेके आएंगी, और यहाँ पर जो पत्थर आएगा, मुलायम पत्थर आएगा, इन सब का हम यूज करते हैं। पत्थर, बलुआ पत्थर, बालू, कंकड़, जो गिट्टी हो गया, ये सब हम लोग यूज करते हैं। घर बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बिल्डिंग बनाने में, मिल बनाने में, बड़े बड़े महल बनाने में, सब जगह इसका यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत महंगे होते हैं, और इनका जो जैसे कि नदी है जिसके मुहाने पर आकर लग गया, अब वह चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ से उठाई जाती हैं और लाकर जो मिल होते हैं वहाँ पर रखे जाते हैं। अब वहाँ से हम परचेज करते हैं उसे, है ना। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट वहाँ से ला सकते हैं, फ्री कास्ट ऑफ फ्री, मतलब बिल्कुल फ्री में, लेकिन आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, बोरिया बिस्तर लेकर, जो भी हो सब कुछ। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ही, तभी खर्च उतना ही पड़ जाएगा, जाना आना, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं उसमें, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसको तोड़ा फोड़ा जाता है और फिर जाके गिट्टी बनाई जाती है, छोटी वाली गिट्टी बनाई जाती है, बालू बनाया जाता है मिल में पीस कर। अगर बढ़िया पत्थर है तो लाल बालू मिलेगा आपको, थोड़ा सा खराब पत्थर है तो भाई देखते हैं, जैसे कि अभी देख रहे हैं जहाँ रोड वगैरह बन रहा था अभी, तो कुछ बहुत सारी जगह रोड, रिंग रोड वगैरह बन रहे थे, तो वहाँ पे हर तरफ देख रहे सरकार बहुत बड़े बड़े गिट्टक ला के रख देती थी। उस गिट्टक से जो बड़ा बड़ा पत्थर होता था उससे हम बालू बनाते थे, लाल वाला, और जो व्हाइट कलर की गिट्टक होती थी उससे हम व्हाइट वाला बालू बनाते थे। वह वैसा नहीं कि बालू ढो के ला रही है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो पत्थर लाते थे, बड़े बड़े नदियों के किनारों से पत्थर ला के रखते थे, उस पत्थर से हम गिट्टक बनाते थे, छोटी वाली गिट्टक बनाते थे और बालू बनाते थे, और रेड वाला बालू, व्हाइट वाला बालू, ये सब सामने बनाया जाता था मशीन द्वारा। बड़े बड़े मशीन हुआ करते थे टंकर वाले, तो उन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते थे पत्थर को, और अनेक प्रकार के मटेरियल बनाते थे। सीमेंट भी बनता था, सीमेंट वाला जो पत्थर होता था काफ़ी ज़्यादा कास्टली पत्थर हुआ करता था, ठीक भाई, वो होता था क्या है, होता है। इस तरह की बातें समझ में आ रही है ना। अब अगर बात कर लें, अब आपको यहाँ से मुलायम पत्थर, और यह जो होती हैं, जो पठारी नदियाँ होती हैं, वह जैसे आग्नेय चट्टान का अपर्दन बनाती है। जैसे बात करें संगमरमर हो गया, बहुत ताप दाब के कारण बनता है। जैसे संगमरमर जो हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है भाई राजस्थान में और मध्य प्रदेश वाले इलाका में, चुनार में, हमारे चुनार जो भाई इलाहाबाद से थोड़ा आगे जाएंगे तो चुनार पड़ता है, वहाँ पर बहुत सारी पत्थर पाए जाएंगे। तो जो पत्थर होते हैं उसे हम टाइल्स वगैरह और रंगीन पत्थर के रूप में जानते हैं, टाइल वगैरह के रूप में इसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये बातें रही, अब ध्यान से हमारी बातों को सुन लेना। एक बात और है, जो नदियाँ हैं, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस पर, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। झेलम नदी पीरपंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित है, ये बात याद कर लेना। झेलम नदी जो है, जो पीरपंजाल श्रेणी, आपको पता है ना भाई, देखना। अगर बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की, तो सिंधु नदी तंत्र में बहुत सारी नदियां हैं,
जो बाएं तट से मिलती हैं और दाएं तट से मिलती हैं, सिंधु नदी का तंत्र का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उपयोग पाकिस्तान करता है और सिंधु नदी का मात्र 20% उपयोग भारत करता है। यह कहाँ से होकर एंट्री करती है, कहाँ पे जाती है, तो याद रखना यह हमारा मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। मानसरोवर से झील से निकलती है सिंधु नदी। कहाँ पे हो जाती है, मानसरोवर से निकलती हुई अरब सागर में आके यह मिलती है। अरब सागर में, यहीं पर अरब सागर के एक भैया यहाँ पर मिठान कोट है, मिठान कोट है। यहीं पर इसकी सहायक नदियां जो 5 सबसे बड़ी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज में मिलकर यहाँ पर आकर मिठान कोट में मिल जाती हैं। और सिंधु नदी के ऊपर से अगर बात करें, दाईं तट से मिलने वाली नदियां जो हैं, कुर्रम है, द्रास है, लिख लीजिए, गोमल है, श्योक है, श्योक के बाद अगर बात करें सिंगार है, सिंगार के बाद गिलगिट है, फिर बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है ना। तो जो मेन था बस आपको याद रखना है। अब ध्यान से सुन ले, सिंधु नदी का जो लंबाई है भाई 3180, कितना, 3180 मीटर है। सतलज नदी का जो लंबाई है, सतलज नदी राकस ताल झील से निकलती है। मुहाना उसका यही भाई, मुहाना है, अरब का सागर ही है। और यह चिनाब नदी में आके मिल जाती है। कौन सी, सतलज नदी। देखिए यहाँ पर सतलज नदी निकल, चिनाब नदी में आके मिल गई है यहाँ पर, और चिनाब नदी सतलज नदी में मिल गई है। दोनों एक दूसरे के सहायक नदी हैं। तो चिनाब नदी में आके मिल जाती है। और ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास ही स्थित है राकसताल झील है ना, मानसरोवर के पास ही स्थित है राकसताल झील, वहां से निकलती है। और जो अमूनन लंबाई बात करें सतलज की 1450 मीटर है, याद रखेंगे। अब चिनाब नदी की बात करेंगे, चिनाब नदी भी भाई हमारा यह चंद्रभागा, जो हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। 2 नदियां, चंद्रा के नाम से और भागा के नाम से, चंद्रा और भागा, यह दोनों नदियां का संयुक्त धारा मिलकर बनाती है भाई चिनाब नदी। अब चिनाब नदी को वहां से उत्सर्जित होता है, मतलब वहां से उसका उद्गम होता है और सतलज नदी में आके मिल जाती है ना, याद रखेंगे भाई। इसका रावी, चिनाब नदी की जो लंबाई है 960 मीटर है, 960 मीटर है, याद रख लेना। इसका रावी नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 725 है, 725 याद कर लेना, 725 मीटर है। और रावी नदी रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, रोहतांग दर्रा के कांगड़ा घाटी से निकलती है और आकर भाई वह चिनाब नदी में मिल जाती है। और चिनाब नदी उसको लेके आती है, सतलज नदी मिलाती है, और सतलज नदी लेके चली जाती है मिठान कोट में मिला देती है, याद रखना भाई। सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सतलज नदी है, इस बात को याद कर लेना। इसके बाद ब्यास नदी भी कह लीजिए रोहतांग दर्रे से ही निकलता है, रोहतांग दर्रा से रावी नदी भी निकलती है और ब्यास नदी भी निकलता है। लेकिन ब्यास नदी बहुत कम विसर्प करने लगती है, मतलब एक तरह से पानी इसका खत्म हो जाता है कह लीजिए अंदर आने के बाद, और विसर्प करती हुई किसी तरह सतलज नदी में मिल जाती है पंजाब में। अब उस पंजाब में मिलने के बाद यह सतलज नदी से बहा कर लेके आता है मिठान कोट तक। यानी कि ब्यास नदी की लंबाई कितनी है, तो बताएंगे 470 मीटर है, 470 मीटर की मात्रा है इसकी लंबाई, सॉरी किलोमीटर भाई, मीटर देखे नहीं, नदी में कोई मीटर बताए नहीं है, मीटर नहीं है, किलोमीटर है। 960 किलोमीटर है नदी, यहाँ पे 1450 किलोमीटर है, यहाँ पर 3180 किलोमीटर है, मीटर नहीं। नदियों में कहीं मीटर अगर बताए हो तो माफ करना, ठीक है, नदियों में सब किलोमीटर में है, सब किलोमीटर में है ना। तो यहाँ पर देखना, अब यहाँ से ब्यास नदी निकलती है 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर तय करती है रास्ता यह, ठीक है। यह कहाँ मिल जाती है, सतलज नदी मिल जाती है भाई, रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब इसके बाद झेलम नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी पर ही वितस्ता की लड़ाई लड़ी गई थी राजा पोरस और सिकंदर के साथ, बहुत बार पूछा जाता है भाई। 361 ईसा पूर्व में, बताना कब, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था भाई यहाँ पर। और यह जो झेलम नदी है शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है ना, वहां से निकलती है। और यह चिनाब नदी में आके मिल जाती है, ऐसे आती है चिनाब नदी मिलती है, चिनाब नदी इसे विसर्प कराती हुई ले जाती है सतलज नदी मिलाती है, सतलज नदी उसे ले जाती है मिठान कोट में, कहाँ मिला देती है भाई, सिंधु नदी मिला देती है। तो ये सारी बातें रही चर्चा में, अगर आपको समझ में आया हो सारी बातें तो बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज और है, जैसे कि यह हमारा लघु हिमालय है, सॉरी महान हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है, तो इसके ऊपर ट्रांस हिमालय पड़ता है, ये पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय वाला एरिया है। अब इसी में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां हैं, ठीक है। तो जो झेलम नदी निकलती है, पूछा गया है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो जो झेलम नदी निकलती है, जास्कर के बाद पीर पंजाल श्रेणी नीचे है ना, पीर पंजाल से ही झेलम नदी टच होती है, मतलब पीर पंजाल के ही पदावली वाले क्षेत्र से, पीर पंजाल के पदावली वाले क्षेत्र में एक वेरीनाग नाम का झील स्थित है। वेरीनाग शेषनाग से होती हुई मतलब कि जो आपका यह वाला हिस्सा भाई उत्तराखंड में चला जाता है ना। तो यहाँ पर बेरीनाग और शेषनाग के पास से ही यह निकलती हुई ये चली जाती है भाई, कहाँ पर झेलम नदी मिल जाती है, कहाँ पर भाई, चिनाब नदी में, और चिनाब इसे सतलज में मिला देता है, सतलज इसे लेके कहाँ चला आता है, मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिला देता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम था सिंधु नदी तंत्र, अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बात याद रखना, भारत और पाक की सीमा
की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के लगभग समानांतर बहती है। कौन सी नदी भाई बता देना, कौन सी नदी? झेलम नदी समानांतर बहती है, झेलम समानांतर बहती है। अब याद रखना कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला आपने सुना होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई फड़ाई होती रहती है, पत्थरबाजी वगैरह होता रहता है। तो अनंतनाग से बारामूला दर्रा भी है, बारामूला तक, ये अनंतनाग से बारामूला तक जो झेलम नदी है ना, यह नौकागम में पूछा जाता है। जो झेलम नदी है नौकागम में कहाँ से कहाँ तक है, तो बता देंगे अनंतनाग से बारामूला तक। यह बॉर्डर है ना, अनंतनाग भारत का है, बारामूला पाकिस्तान का है। यह बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का, ये बात याद रखेंगे भाई। ये सारी की सारी बातें नहीं, अब हम आपको बता देते हैं जो कि बहुत सारी नदियां हैं उसका पुराना नाम क्या है, जो बहुत बार पूछा जाता है। इसका सेपरेट लेक्चर हम लेकर आएंगे किसी दिन, छोटा सा, ठीक है, आप देख लेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं झेलम नदी का। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, तो बता देंगे वितस्ता के नाम से जानते हैं भाई। ऐसे हिडस्पस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइडेस्पस की लड़ाई लड़ी गई थी, इस वजह से हाइडेस्पस या हिडस्पस के नाम से जानते हैं। इसके बाद आ जाता है भाई आपका चिनाब नदी को जो पुराना नाम है भाई असिकिनी, पुराना नाम है असिकिनी है, या फिर अस्किनी के नाम से लोग बोलते हैं, लेकिन शुद्ध इसी प्रकार से लिखा जाता है, असिकिनी। इसके बाद आ जाता है रावी सबको बच्चा को पता है भाई, क्या नाम है? परुसनी नदी के नाम से रावी को जाना जाता है। रावी के बाद आ जाता है व्यास। जो व्यास नदी है, इसे व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है भाई? विपाशा के नाम से, विपाशा बसु है ना, इस तरह से याद कर लेना, विपाशा के नाम से। इसके बाद सतलज को सतुद्री, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नर्मदा वगैरह बताएंगे, सब बता देंगे जो पूछा जाता है। नर्मदा को नमाड़े के नाम से जाना जाता है, नमाड़े। इसके बाद लूनी को सागरमती के नाम से, लूनी नदी, जो कि राजस्थान में बहती है और कच्छ के रण में खत्म हो जाती है इसकी कहानी, जो कि गुरु शिखर के पहाड़ी से निकलती है भाई, आपको पता होना चाहिए, माउंट आबू वाले क्षेत्र से। तो ये सब सारी चीजें हम पढ़ा दिए हैं भाई, आप लोग देखिए वीडियो को सारे के सारे। लूनी नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। ये डेली ऑब्सेशन चलेगा आपका, किसी दिन ज्योग्राफी, किसी दिन पॉलिटी, यह दोनों रैंडमली चलेंगे। यहाँ से 25 नंबर आपके मामला तय होगा। इसके बाद भाई चंबल लिख लेना, चंबल भी इसके बाद हम सारा एक ही लेक्चर मिला देंगे। चंबल को चर्मनावती बोलते हैं, चर्मनावती नदी के नाम से जानते हैं, चर्मनावती या फिर चर्मनावती के नाम से जाना जाता है। यह सारा का सारा आपका ड्रेनेज सिस्टम था जो हमने बताया, और सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको पढ़ा दिया। अब अगला जो होगा हमारा अपवाद तंत्र, कौन सा आएगा? गंगा नदी तंत्र, याद रखना बच्चों। और प्लीज आपसे विनम्र विनती है मेरे भाइयों, शेयर करिए वीडियो को, आपके लिए लाया जाता है, ठीक है, धन्यवाद।